नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसीराम जी की आत्मकथा मुर्दहिया का वाचन कर रहे थे। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। ये चौथा भाग है। ये चौथे भाग का वाचन चल रहा है, जो कुछ इस प्रकार है। मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेन भैंस थी जो मुझे देखते ही बाँव बाँव बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी, मुर्दहिया पर जब भी चराने जाता मैं उसकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता। उसे किसी भी तरह कोई ऐतराज़ नहीं होता। मैं उसकी पीठ पर हमेशा बैठा रहता था और वह घूमती फिरती चरती रहती थी। इसी दौरान एक दिन गाँव के ही चिखुरी ने भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदककर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास जमीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं काँप गया। यह खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं, क्योंकि वे दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते कि इसके चढ़ने से वे नाराज हो गए, इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चिर परिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखुरी को भूत समझूं या कि मुर्दहिया में दफन थे उनको। चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दहिया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया। इस दुर्घटना से किशुनी भौजी बहुत दुखित हो गई थी। एक दिन अपने घर बुलाकर मुझे समझाया कि हे बाबू, ये सब हवा बतास से बची के रहा। इनकर गुस्सा जान लेउआ होला। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास कहते थे। इसी किशुनी भौजी के ससुर का नाम था जेदी, जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पाड़े के खानदान की हरवाही करते थे। विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वही खेत से ही वे गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं कि जेदी कैसे गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वे गांव वापस आए थे। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश थे। वे थे तो बिल्कुल अनपढ़, किंतु बातें ऐसी करते थे लगता था वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। जेदी चाचा की एक विचित्र शैली में चर्चिलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। वे अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोलने लगते थे, जैसे सबमरी, फाइटर प्लेन, डमडम, टंक, बनेठी, बम आदि आदि। कुछ शब्द ऐसे भी बोलते थे जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुबई, खम्मा, दजला आदि आदि। इस तरह के अनेक शब्द वे बिना वाक्य के स्वतंत्रता रूप से ऐसे बोलते थे कि जैसे किसी को डांट रहे हों। हम सबको उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वे क्या बोल रहे हैं। वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षाग्रस्त था, तब समझ सका कि जेदी चाचा चर्चिल को चर्चिलवा, सबमरीन को सबमरी, फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम और टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी, मेसोपोटामिया को मसोपोटम, सत अल अरब को सटल, रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। हकीकत यह थी कि जेदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए थे। वास्तविकता यह भी थी कि जेदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें सिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वहाँ यही उनका प्रचलित नाम था, किंतु लुरखुर चाचा अपने को जेदी समझने लगे थे। गांव के सभी लोग जेदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे। वे विश्व युद्ध की अनेक कहानियाँ सुनाया करते थे, जिसे सुनकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनकी ये कहानियाँ मुझे ललचा कर मारती थी। इन्हें सुनकर उत्कट इच्छा होती थी कि मैं भी पाँचवीं के आगे पढ़ूं और सारी दुनिया के बारे में जानूं, किंतु पढ़ाई छूटने की निरंतर दुविधा एवं चिंता ने मुझे एकदम मनहूम बना दिया था। इस ऊहापोह के दौरान एक अजीब हादसा हो गया। जेदी चाचा वहीं बंसु पांडे के यहाँ फिर से हरवाही करने लगे थे।
उचित बनी की मांग के कारण वे अक्सर झगड़ पड़ते थे। उनके इस स्वभाव के कारण बंसू ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चिरैया कोटा थाने में एक ब्राह्मण सिपाही जिससे उनकी दोस्ती थी को बुलाकर जेदी चाचा को बहुत पिटवाया और डोरी में बांधकर थाने ले जाने की तैयारी करने लगे। विचित्र तथ्य यह था कि बंसू के पास कोई बकरी थी ही नहीं। किसी तरह जेदी चाचा 5 रुपया घूस देकर पुलिस को छुटकारा पाए थे। पुलिस से इस बार भी हम सभी बुरी तरह से डर गए थे। बंसू पांडे के इस छलिया कपट में आघातित होकर जेदी चाचा प्रतिरोध स्वरूप एक नए किस्म का सत्याग्रह करने लगे। वे सब काम धाम बंद कर दाढ़ी मूछ बढ़ाना शुरू कर दिया और निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओढ़कर दिन भर सोते रहते थे। पूछने पर कहते थे कि जब तक बाभन न्याय नहीं करते मैं दाढ़ी मूछ बढ़ाता रहूँगा और धूप में ही सोऊंगा। वे इस मामले में निहायत जिद्दी थे। पंचायत आदि द्वारा किसी अन्य समझौते का वे मानने से साफ इनकार कर दिए थे। धीरे धीरे वे बीमार पड़ने लगे। अंततः गतवावती उसी अकाल में वे प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु से बड़ा शोकमय वातावरण हो गया था। जेदी चाचा गुरुमुख थे, शिव नारायण पंथ को मानने वाले थे। जब जब हमारे घर गादी लगती थी, जेदी चाचा सतोवा गायकी में माहिर थे। कौन सी गायकी में? सतोवा गायकी। उनकी बड़ी बुलंद आवाज़ थी। जब सतोवा ढोल मर्जी रे के साथ अपनी चरम सीमा पर होता तो जेदी चाचा अचानक खड़े होकर बहुत जोर से डांटने की सलाह में हुए बोल पड़ते थे। उनके इस जोरदार हुए से सतोवा का आकर्षण बेहद रोचक बन जाता था। ऐसे अवसरों पर मैं इंतजार करता रहता था कि कब जेदी चाचा हुए कहकर डांटते हैं। जब उनकी लाश दफनाने के लिए मुर्दहिया पर ले जाई जा रही थी तो शिव नारायण पंथ की परंपरा के अनुसार सतोवा के दौरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुसरण करना चाहा, किंतु वो बात कहाँ जो जेदी चाचा में थी। मैं भी उनकी लाश के पीछे पीछे मुर्दहिया पर गया था। उनके दफन के साथ ही वहाँ के भूतों की आबादी में एक और नाम जुड़ गया था। उनकी कब्र से लौटते हुए मेरे मस्तिष्क में उनके ये शब्द चर्चिलवा, मस्पोटम, फैटर, डमडम, खम्मा। याद रखिएगा कि ये शब्द कौन बोलता था? तो जेदी चाचा। डमडम, खम्मा, दजला आदि शोर मचाते रहे। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो यह स्वीकारने में गर्व होता है। आज देखिए कि वो क्या बन चुके हैं, राजनीतिक के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर और अध्यक्ष बन चुके हैं, लेखक। तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे। देखिए, जब वो प्रोफेसर बन चुके हैं और राजनीति का एक अध्यक्ष बन चुके हैं तब वो 3 गरीब मजदूर को उसका जनक मानते हैं, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा। सबसे पहले कौन थे? सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा। मुन्नर चाचा सामूहिक खेती करने में बहुत एक्सपर्ट थे। दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई तथा तीसरे थे डढ़ियल जेदी चाचा। 3 लोगों का नाम है मुन्नर चाचा, माफी चाहती हूँ, डांगे को डंगरिया कहने वाले सोनई यानी कि मुन्नर चाचा, सोनई और दढ़ियल जेदी चाचा, माफी चाहती हूँ, जेदी चाचा। ये 3 लोग हैं जिन्होंने लेखक को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ धकेला था। उनकी दाढ़ी मूछ रखने का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तब खुला जब सन 78-79 में ईरान पर शोध के दौरान मुझे पता चला। किस पर शोध कर रहे थे ये? ईरान पर। ईरान के शोध के दौरान मुझे पता चला कि वहाँ के गिलान प्रांत के मिर्जा कुचेक खान नामक एक क्रांतिकारी नेतृत्व में सन 1910 तथा 20 के दशक में हजारों युवकों ने कसम खाई थी कि जब तक वे अंग्रेज साम्राज्यवादियों को ईरान की धरती से भगा नहीं देंगे तब तक वे दाढ़ी मूछ बढ़ाते रहेंगे तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। ईरान में उनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन क्रांतिकारियों को जंगली
जंगल आंदोलन तथा क्रांतिकारियों को जंगली कहा जाता था। मिर्जा कुचेक खां लेनिन से पत्र व्यवहार भी करते थे। यहाँ देखिए, लेनिन से पत्र व्यवहार भी करते थे। जाहिर है जेदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दौरान इन ईरानी जंगलियों के बारे में अवश्य कुछ सुना होगा, इसलिए उन्होंने उनका रास्ता अपनाते हुए बंसू पाणे के विरुद्ध, बंसू पाणे जो उन पे केस कर दिए थे, बंसू पाड़े के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था, जिसके चलते उन्होंने जान दे दी, किंतु क्रांतिकारी आदर्श नहीं छोड़ा। ऐसे थे भुक्खड़ क्रांतिकारी बगदाद रिटर्न जेदी चाचा। इन घटनाक्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हादसा हुआ। हमारे गांव के पड़ोसी परसुपुर के पत्तू मिसिर का एक पोखरा था जो मुर्दहिया के दक्षिण दिशा में 2 फलांग की दूरी पर था। पोखरे के चारों तरफ भीटों पर नीम के बड़े बड़े सैकड़ों पेड़ थे। पोखरे के ही पास एक विशाल मलदहिया आम का पेड़ था, यानी मालदा आम का पेड़ था, जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगे हुए थे। मलदहिया आम कच्चे पर भी बहुत स्वादिष्ट होता था। मलदहिया हमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था। उन्हीं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैंने चिखुरी के, देखिए आम चोरी में कौन सा दोस्त इनके साथ था, तो चुखुरी के साथ ढेर सारा आम तोड़ने की योजना बनाई। मैं छिपते छिपाते मलदहिया पर चढ़ गया और बड़े बड़े आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। चुखरी आमों को बीन बीन कर एक झोले में रखते रहे। प्रचंड अकालग्रस्त गर्मी के में दोपहर का समय था। उस पेड़ के से करीब 250 गज की दूरी पर पत्तू मिसिर का घर था। वे वही के मलदहिया की तरफ देखा करते थे। चुखरी को कभी इधर तो कभी उधर पेड़ के इर्द गिर्द आम बीनते देखकर पत्तू मिसिर आशंकित होकर गालियां देते हुए लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर चुखरी तुरंत भागकर मुर्दहिया की तरफ चल गए। मैं पेड़ पर काफी ऊंचाई पर था, इसलिए नीचे नहीं उतर सका, पर इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तू मिसिर बहुत पिटाई करेंगे। अतः एक डाल पर बैठे बैठे मैंने पत्तेदार कई टहनियों से अपने को ढक लिया। गलती से मेरा एक पैर डाल के नीचे लटक रहा था। पत्तू पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी लाठी को कमर के पीछे बेड़े अपने दोनों हाथ से उठगाए ऊपर की तरफ अन्वेषी निगाहों से देखने लगे। संयोग बस उन्होंने मेरे लटकते हुए पैर को देख लिया। इसे देखते ही जय सुध बाबा की कहते हुए पत्तू मिसिर पेट के बल जमीन पर गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से अर्धविक्षिप्त अवस्था में हकलाए हुए वे जय शुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते पड़ते भागे। वे बहुत मोटे तोंदियल वाले व्यक्ति थे। यहाँ देखिए पत्तू मिसिर के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मोटे तोंदियल व्यक्ति थे। उनका पेट हौदे की तरह सामने लटका रहता था, इसलिए तेजी से ना तो चल पाते थे ना दौड़ पाते थे। घर पहुंचकर वे बीमार हो गए। एकाएक बुखार से ग्रस्त वे अनिष्टकारी कल्पना में डूब गए। इस विकराल प्रलयंकारी भय का रहस्य यह था कि उनके पोखरे पर स्थित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्ष पूर्व शुद्ध नामक उन्हीं गांव के एक दलित दतवन तोड़ने के लिए गिरकर मर गए थे। देखिए शुद्ध नाम का मतलब उस दलित का नाम शुद्ध था। दतवन तोड़ने के लिए गिरकर मर गए थे। अतः हमारे क्षेत्र में उन्हें पोखरे का सबसे खतरनाक भूत घोषित कर दिया गया था। अक्सर लोग निचंट दोपहरी में अकेले पोखर पर जाने से बहुत डरते थे। संयोग बस पत्तू मिसिर मेरे लटकते पैर को शुद्ध भूत का पैर समझ बैठे थे, अतः उनकी दुर्दशा तो होनी ही थी। उनको ठीक करने के लिए अनेक घर पर ओझाओं का जमघट लग गया। अंततः गत्वा पोखरे पर शुद्ध बाबा को उन्होंने मुर्गे की बलि और नीम के पेड़ पर नीम की जड़ में 1 बोतल शराब की आहुति देकर अपने इस भूतहे मनोरोग से छुटकारा पाया। शुद्ध भूत की सच्चाई पर हमारी दलित बस्ती के लोग काफी दिनों तक खूब चुटकी लेते हुए हंसते रहे। यहाँ तक कि लोग रिश्तेदारों के गांव आने पर उन्हें भी सुना कर खूब मजा लेते रहे। इस घटना से उत्पन्न प्रहसन से संभवतः अकाल की भूखमरी में हमारी बस्ती के दलितों को रुक कर थोड़ी देर के लिए एक क्षणिक राहत अवश्य मिलती रही। और मैं वर्षों से आज तक यही सोचता रहा कि आम की लालच में मलदहिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारण चोर जब वहां से उतरकर भागा तो एक खतरनाक भूत बन गया। इस घटना से बस्ती से मैं एक बेहद लोकप्रिय मनोरंजन का पात्र बन गया। इसी बीच गांव में कलकत्ता से एक चिट्ठी आई।
चिट्ठी उस समय के हिसाब से 5 पैसे वाले पोस्ट कार्ड पर टूटे फूटे शब्दों में लिखी हुई थी। 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लगा हुआ था उस पर। प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर चौधरी चाचा को चिट्ठी देने आया और बोला कि मुरबीदास की चिट्ठी है। चौधरी चाचा ने कहा कि मुरबीदास नाम का कोई व्यक्ति गांव में है ही नहीं। डाकिया ब्राह्मणों की बस्ती में चला गया, अनेक लोगों को पोस्ट कार्ड दिखाया। हर एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण पोस्ट कार्ड पर लिखे पत्ते की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा, किंतु मुरबीदास किसी की पकड़ में नहीं आए। यह गुत्थी डाकिया के लिए एक भयंकर चुनौती बन गई। इसका कारण यह था कि उस जमाने के डाकिया बेहद ईमानदार तथा जिम्मेदार व्यक्ति होते थे, अतः वह डाकिया मानसिक रूप से बिल्कुल उलझ गया था। पूरे गांव की फेरी के बाद डाकिया एक बार फिर दलित बस्ती में आया। संयोगवश हमारे घर के पड़ोस में रहने वाले फेरू काका से उनकी मुलाकात हो गई। फेरू काका ने कहा कि चिट्ठी तुलसिया को दिखाई जाए। मैं उस मुर्तैया पर भैंस चरा रहा था। फेरू काका ने ही मुझे मुर्तैया से जोरदार आवाज लगाकर बुलाया। मैं घबराया हुआ आया, क्योंकि अपने नग्गर चाचा से बहुत डरता था। मन में एक आशंका थी कि कोई गलती जरूर हुई है, इसलिए बुलाया गया है। खैर, घर पहुंचने पर डाकिया ने मेरे हाथ में चिट्ठी दे दी। कहा कि देख तो बेटा, इककर चिट्ठी हो। उस पोस्ट कार्ड पर पता लिखा वे हिस्से को मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा। पूरा पता यूं लिखा था: पाउबल मुरबीदास, ग्राम धर्मपुर, थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़। मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा और हद से ज्यादा उलझ जाता। इस उलझन में डाकिया भी जल्दीबाजी में नहीं था, इसलिए वह भी गुत्थी हल होने तक वहां रुकने के लिए तैयार था, जिसका एकमात्र कारण था कि हमारे गांव का पता एकदम सही था। काफी देर तक माथापच्ची के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। मेरे गांव के एक बलमू नाम के अनाथ दलित युवक बचपन में ही भागकर कलकत्ता चले गए थे। वे वर्षों बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहां से कौतूहलवश हाल चाल लेने गांव आए। देखिए, उसका नाम क्या था? बलमू। गांव आए। गांव में उनका कोई घर या जमीन नहीं थी। बलमू भैया हमारे घर के पास एक खाली जमीन पर एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बनाकर 2 महीने पूर्व से रहने लगे थे। वे अक्सर कहते थे कि जब बारिश होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे। यद्यपि गांव में उनका कुछ भी बचा नहीं था, किंतु मुश्किल के दौर में गांव के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर वे सबकी खोज खबर लेने आए थे। वे हमेशा यह भी कहते थे कि जब सूखा से गांव वालों को राहत मिलेगी तो वापस जाएंगे। मेरा ध्यान पूरी तरह से बलमू भैया पर टिक गया। नाम वाली लाइन 2 बार पढ़ता रहा। बहुत देर बाद यह गुत्थी सुलझ पाई कि जब मैंने पाउबल मुरबीदास का खुलासा पावे बलमू रविदास के रूप में किया। वास्तव में कलकत्ता जाकर बलमू अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिए थे। वे कलकत्ता के बेलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दलित महिला की बाड़ी में रहते थे। उसी से बलमू रविदास का हाल चाल जानने के लिए एक साधारण सी चिट्ठी लिख दी थी। बंगाली होने के कारण वे बनानी दास ने पावे बलमू रविदास के बदले तोड़ मरोड़ कर पावबल मुरबीदास लिख दिया। इस गुत्थी के सुलझते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता, खूब बढ़िया भाई, वाह, खूब बढ़िया। इस घटना के बाद फेरू काका मेरे सबसे बड़े प्रचारक बन गए। मुरबीदास का रहस्य खोलना मेरे लिए आर्किमिडीज या न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत किसी वैज्ञानिक फॉर्मूले से कम नहीं था। अगाध प्रशंसा मिली थी। फेरू काका गर्व से कहते रहे कि मेरे आगे गांव के सारे बावन फेल हो गए। इतने तमाम खट्टी मीठी यादों के बीच ना जाने कहां से भटकता हुआ एक भूखा लमकुरीवा बानर यानी काले मुंह तथा लंबी पूंछ वाला बंदर आ गया। हमारे पूरे क्षेत्र में किसी तरह के बंदर का कहीं अता पता नहीं होता था, इसलिए उसका गांव में आना तरह तरह की अटकलबाजी को जन्म दे गया। कोई कहता वह लमकुरीवा भूत है, तो कोई कहता हनुमान जी हैं, किंतु गांव के सारे बच्चे और युवक उसे मनोरंजन का एक रोचक साधन समझ बैठे। क्या दलित, क्या बाभन, सभी उसका पीछा करने लगे। उसे खदेड़ने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड़ पत्थर साफ हो गए। चूंकि हमारे गांव में अनगिनत पेड़ तथा जंगल थे, इसलिए वह बंदर कभी किसी एक पेड़ पर तो कभी कंकड़ों
पत्थरों की बौछार से उबकर दूसरे पर छलांग लगा लेता। शीघ्र ही कंकड़ों पत्थरों का हुजूम भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ चल पड़ता। बीच बीच में बंदर गुस्सा होकर चिचियाने लगता था। उसका यह चिचियाना मनोरंजन की आग में घी का काम करने लगता था। परिणाम स्वरूप कुछ और कंकड़ पत्थर उसे अपने निशाने पर ले लेते थे। वह घंटों तक गांव की अनेक दिशाओं में स्थित विभिन्न पेड़ों पर भागता रहा। अंततः गत्वा भागते हुए वह बरम बाबा के चौरे पर स्थित एक विशाल आम के पेड़ पर चढ़ गया। वह सबसे ऊपर की डाली पर बैठ गया, जहां पत्थरों का पहुंचना कठिन था, क्योंकि वे पत्थर मार सारे योद्धा भी थक चुके थे। अंत में बंसु पाणे अपनी बसवार से एक लंबा बांस कटवाकर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे। इस नए हथियार से वह बिल्कुल घबरा गया। वह चिल्लाता हुआ रौद्र मुद्रा में पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और गांव के पश्चिम स्थित ताल की तरफ भागा, मतलब ताल की तरफ भाग गया। सैकड़ों को हुजूम भी उधर ही मुड़ गया। इस हुजूम में मैं भी शामिल था और मेरे पास कई कंकड़ पत्थर भी थे। देखते ही देखते घबराहट में वह बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर बहुत दूर चला गया तथा सारा हुजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आंखों से दूर ओझल होते बिलोकता रहा। लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस आए। इस बंदर के कांड के बाद जेठ महीने की सुलझा देने वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। आषाढ़ आने पर स्कूल खुलने वाले थे। देखिए, यहाँ याद रखना है कि आषाढ़ में उनका स्कूल 5वीं का खुलने वाला था। 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई का विकराल दानव अनिश्चयता की स्थिति में मेरे सामने आने लगा। कोई रास्ता मिल जाने की तलाश में मैं अपने ननिहाल आजमगढ़ के प्रसिद्ध गांव तरवा, यहाँ याद रखना है कि तरवा उनका नानी घर है और धर्मपुर उनका घर और ननिहाल उनका तरवा। आज तरवा इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह के भूतपूर्व संकट मोचन ठाकुर अमर सिंह भी उसी गांव के रहने वाले थे। जिस समय मैं अपने ननिहाल पहुंचा, शायद अमर सिंह भी उस समय 5वीं पास रहे होंगे। हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से एक फलांग की दूरी पर तरवा थाना स्थित था। एक विशाल बिल्डिंग थी जिसका रंग लाल था। दूर से देखने में ही डरावनी लगती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस थाने को फूकने की कोशिश की गई थी। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। बाद में चलकर जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया था। उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा था। उस समय तरवा थाने से बहोरीपुर की तरफ एक सड़क बनाने का काम चल रहा था। तरवा के अनेक दलित मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। इनमें मेरे रामशरण मामा भी शामिल थे। मामा का नाम रामशरण शामिल थे। उन दिनों एक बैलगाड़ी भर अनकटा खोदकर रखने की मजदूरी 4 आने हुआ करती थी। अंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था जो सड़क बनाने के काम में आता था। उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था। मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ दिन तक अंकटा की खुदाई करके कुछ पैसा इकट्ठा करूं जो आगे की पढ़ाई में काम आ सके। वास्तव में वह 4 आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता था। मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया। कार्यस्थल पर पता चला कि मेरे जैसे बच्चों से सिर्फ टोकरी में भरकर अंकटे को बैलगाड़ी में रखवाने का काम लिया जाता था, जिसके बदले में सिर्फ 1 आना मजदूरी दी जाती थी। चूंकि अंकटा जमीन से 5-6 फीट नीचे मिलता था, इसलिए बड़े मजदूर ही उसकी खुदाई कर पाते थे। अतः नगद मजदूरी की मेरी यह कल्पना हमेशा के लिए अधूरी छूट गई। मैं हताश रह गया। लगभग 15 दिन तक ननिहाल में रहकर मैंने अनेक नज़ारे देखे। मेरे नाना के गांव में के दलित में एक खानदानी परंपरा यह थी कि जेठ के महीने में हर साल वर्षा की पूर्व संध्या पर लोग बारी बारी से सुअर भात की दावत देते थे तथा सारे लोग एक साथ बैठकर खाते थे।
उन 15 दिनों में लगभग रोज ही ऐसी दावतों में मैं शामिल हुआ। वास्तव में हर दावत में स्थानीय देवी देवताओं को सूअर की बलि दी जाती थी, जिसका उद्देश्य होता था भविष्य में किसी तरह की अनहोनी को रोकना। ये बलियां गाजे बाजे के साथ दी जाती थी, मतलब वो बलियां मतलब बलि, जो सूअर की बलि दिया जाता था ना, वो गाजे बाजे के साथ दी जाती थी। नाना कहीं एक पट्टीदार घूरा डफला बजाने में माहिर थे। वे करीब 3 फीट गोलाकार चौड़ाई वाले विशाल दफले को अपने कंधे पर रसरी से टांगकर पेट पर खड़ा कर लेते और फिर दोनों हाथों में लकड़ी लेकर अंधाधुंध उसे बजाने लगते थे। बलि देते समय सुअर चिघाड़ता हुआ चिल्लाता था और वे उतनी ही तेजी से दफले की धुन छोड़ते रहते थे। बलि समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वे अपने दोनों पैरों को बड़ी फुर्ती से आसमान में उछालकर कलैया मार जाते थे, किंतु दफले का वादन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता था। वैसा उन्मादी दफलची मुझे कहीं और नहीं मिला। तरवा में मैंने इस दफलची कला और सुअर भात की दावत का खूब मजा लिया, किंतु आगे की पढ़ाई वाली चिंता ज्यों बनी रही। इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय मैं नाना के घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता था। सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगने लगती थी, जिसका कारण यह था कि उन दिनों चारों तरफ सेंधमार चोरों का बड़ा आतंक था और कोई ना कोई चोर रोज ही थाने में पकड़कर लाया जाता था। सेंधमार का मतलब घर की दीवार को नीचे सुरंग बनाकर थाने में पकड़कर लाया जाता था। थाने का दरोगा लगभग हर रोज ही रात के सन्नाटे में ऐसे गिरफ्तार चोरों को थाने की छत पर ले जाकर बहुत मारता था। ये चोर मार से कराहते हुए बहुत जोर से चिल्लाते रहते थे। मैं इनकी चिल्लाहट से ना सिर्फ डर जाता था, बल्कि अत्यंत संवेदनशील हो उठता था। नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दरोगा बड़ा खूंखार ठाकुर है। वह चोरों को सुरती खिला खिलाकर मारता है। फिर वे विश्लेषण करने लगते थे कि सुरती खाने से दर्द कुछ कम महसूस होता था। सुरती खिलाकर की जाने वाली चोरों की मार मुझे और भी विचलित कर देती थी। परिणाम स्वरूप पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घृणा भी करने लगा। इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार मार्ग से एकाएक जोर से रोने लगा, किंतु अगले ही क्षण वह एकदम शांत हो गया। रोने की कराह और शीघ्र ही रहस्यमयी चुप्पी से सभी लोग अचंभित थे। इसके बाद उस रात को थाने की छत से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सुबह 2 सिपाही तरवा के उस दलित बस्ती में आकर सबको चेतावनी देते हुए कहते रहे कि थाने का दरोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी न कहें, वरना सबको सुरती खिलाई जाएगी। पुलिस के इस सुरती का मतलब था प्रलय। हुआ यह था कि थाने की छत पर मार खाता खाता एक मुजरिम नीचे गिर गया और अविलंब मर जाने की वजह से उसकी चिल्लाहट एकाएक बंद हो गई थी। इस मृत्यु से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता था। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थी। मैं तरवा से वापस अपने गांव चला गया और मेरी मुर्तहिया एक बार फिर मेरे पास आ गई। जिस समय मैं ननिहाल में से अपने गांव वापस आया, उस समय बस्ती के लोग निजामाबाद के उस पुराने शीतला देवी के मंदिर की वार्षिक पूजा के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। मेरी दादी हमेशा मुझे इस पूजा में शामिल होने के लिए कहती रहती थी। पढ़ाई की अनिश्चयता ने मुझे उस समय देवी देवताओं के प्रति काफ़ी अंधविश्वासी बना दिया था। गांव के करीब 30-35 लोगों के साथ मैं भी शीतला देवी की यात्रा में शामिल हुआ। 30-35 लोग थे। यात्रा लंबी थी, इसलिए रात में मुर्गों की बांग सुनते ही हम शीतला माई की जय बोलते हुए अपने अपने घरों से निकल पड़े। हमारे इस झुंड में सोमरिया भी शामिल थी, जो अपने हुक्की तथा चिलम को साथ ले जाना नहीं भूल पाई थी। वह कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमेशा गिड़गिड़ाकर हमारे कारवा से कहती कि सभी कहीं रुक जाएं, ताकि वह आग जलाकर हुक्की से तंबाकू पी सके। उसकी यह मांग अमान्य कर दी जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं सोमरिया गांव वापस आने पर अपनी चिर परिचित पुरानी शैली में रात के सन्नाटे में उसी कुएं की जगत पर खड़ी होकर गालियां की बौछार न करने लगे। घंटों की थकाऊ यात्रा के करीब आधी दूरी तय करने के बाद हमारा कारवा गंभीर वन नामक गांव के विशाल ताल के किनारे पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर सभी मोहित हो गए थे। ताल में हजारों बगुले एक पैर पर खड़े
नजर आते थे। यह ताल कमल के फूलों के लिए भी मशहूर था। यहाँ देखिए क्या थे, बगुले थे और कमल के फूल थे। ताल की सतह पर चारों तरफ कमल की नाल फैली हुई थी तथा इसके पत्तों से पानी ढका हुआ था। ताल की सतह से उठती अनेक पक्षियों की घुली मिली आवाजें हमारे लिए एक न समझने योग्य भाषा की तरफ इशारा कर रही थी। हम वही 1 घंटे के विश्राम के लिए रुक गए। औरतें भोजन के लिए सत्तू सानने लगी और सोमरिया की हुक्की के ऊपर चिलम की आग धधक उठी। इस पड़ाव में यह भी खूब था कि आग यहाँ भोजन पकाने के लिए नहीं बल्कि हुक्की चिलमकी के काम आ रही थी। हम दिन के तीसरे पहर शीतला के मंदिर पहुंच गए। वहाँ रात भर का पड़ाव था क्योंकि पूजा हमारी दूसरे दिन सुबह होनी थी। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभी मंगलवार को पूजा के इंतजार में थे। हम सब सारी रात मैदान में सोकर बिताए। सूर्योदय होते ही शीतला की पूजा शुरू हो गई। हमारे गांव वाले किसी तरह एक एक सेर गेहूं का आटा इंतजाम करके साथ ले गए थे, जिसे सोहारी हलवा शीतला देवी को चढ़ाना था। साथ ही सुअर के छौने की बलि भी देनी थी। मेरी माँ सोहारी हलवा ईंट के चूल्हे पर पकाने लगी तथा मेरे पिताजी मुझे लेकर गांव वालों के साथ छौना ढूंढने निकल पड़े। वहां मंदिर के पास ही थोड़ी दूर पर सुअर पालने वाले सैकड़ों छौना को जाल में लपेटकर बेच रहे थे। उस समय 2-3 किलो के छौने 3 से 5 रुपए में मिल जाते थे। शीघ्र ही हम छौनों को लेकर वापस आ गए। परंपरा के अनुसार छौनों की बलि के साथ साथ वैश्याओं का नाच भी देवी के सामने कराया जाता था। मंदिर के पुजारी ही छौनों का गला काटने के लिए तांत्रिकों को अपने पास रखते थे। वहां नाचने वालियों का झुंड भी मौजूद रहा करता था। मेरे गांव वाले इन्हें मेला घुमनी कहा करते थे। मेरे पिताजी भी नाच के लिए मेला घुमनी 2 रुपए में ढूंढ लाए थे। इन मेला घुमनियों के साथ एक तबलची हुआ करता था। तबलची दोनों तबलों को एक चादर से लपेटकर कमर में बांधे रहता था और नृत्य के समय मेला घुमनी के स्वर में स्वर मिलाकर देवी का गुणगान करने लगता था तथा तबले की थाप से सारा वातावरण गूंज उठता था। इसी बीच बलि का छौना भी सिर विहीन हो जाता था। यह सारी प्रक्रिया मुश्किल से 5 मिनट में समाप्त हो जाती थी। मेला घुमनी के नाच के बाद हम भाव विभोर होकर मंदिर से बाहर निकलकर देवी माँ का सोहारी हलवा का प्रसाद खाने लगे। अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और मेरे हाथ से सोहारी हलवा दूर जा गिरा और देखते ही देखते मेरा बायां हाथ खून से लथपथ हो गया। चील के चोंच ने मेरा हाथ फाड़ दिया था। छौनों की बलि तथा अन्य खाद्य सामग्री के कारण वहां हजारों के चील कौवे आसमान के में निरंतर उड़ान भरते रहते थे। मेरे पिताजी कुछ ताजा गोबर ढूंढकर लाए और मेरे घायल हाथ पर छोप दिया। वे कहने लगे कि इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम सभी यात्रा की वही पुरानी प्रक्रिया दोहराते हुए देर शाम अपने गांव वापस आ गए। अब छुट्टियां 2-4 दिन ही शेष रह गई थी। आसमान में हैरत अंगेज नजारा उभरने लगा था। लगातार 2 साल से सूखे के बाद बादल गरजने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान को घूर घूर कर देखने लगे। विशेष रूप से दलित नृत्य मुद्रा में प्रतीत होने लगे थे। पहली बारिश के साथ ही गांव पहले आपस में चंदा करके एक सुअर खरीद लाए। समारोह चमरिया माई को बलि देकर बारिश का स्वागत किया गया। इसी बीच मुर्दहिया के ऊपर पूरे आसमान को घेरता हुआ एक विशाल अर्धचंद्राकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। हमारे गांव के दलित इंद्रधनुष देखते ही हाथ जोड़कर इंद्र भगवान की जय जयकार करने लगे। वे कहते थे अब इंद्र भगवान खुश हो गए हैं, इसलिए खूब पानी बरसाएंगे। धनुष का विश्लेषण करते हुए गांव वाले यह भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत, यहाँ देखिए गांव वालों की क्या मान्यता थी इंद्रधनुष को लेकर कि गांव वाले यह भी कहते थे कि जब इंद्र देवताओं की पंचायत बुलाते हैं तो सभी देवता गोलाई में बैठ जाते हैं, जिसके कारण वे इंद्रधनुष के रूप में आसमान में दिखाई देने लगते हैं। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धतका दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने कामचोर बनना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला था। यहाँ देखिए 4 आना, 5वीं के एडमिशन के लिए 4 आना। हालांकि 2 आने प्रचलित है, बस कराई
तो आपको याद रखना है कि 5वीं में एडमिशन के लिए 4 आना चाहिए था। जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो 4 आना मिला वो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया है। उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतरकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से शुरू हुई थी मेरी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, जिसके ज्ञान ने मुझे आगे चलकर अपने गांव में किसी एक अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। 6ठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुसाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगर संडी गांव के रहने वाले थे जहाँ के बाबू परशुराम सिंह थे। परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के हेडमास्टर जो थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह के पागलपन में बदल गया। मुंशी जी जो कुछ सिखाते पढ़ाते मैं सब कुछ रट लेता था। यहाँ तक कि किताब से जो भी पाठ पढ़ाते मैं दूसरे दिन उसे जबानी सारा कुछ बोल देता था। मेरी इस याददाश्त के कारण मुंशी जी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक बन गए थे। शीघ्र ही मैं अनेक अंग्रेजी के स्वतंत्र वाक्यों का मालिक बन बैठा, और जब मैं अपनी दलित बस्ती में किसी के सामने इन वाक्यों को बोलता तो लोग चकाचौंध होकर मुझे घूरने लगते थे। किंतु मेरी दादी इस बात से चिंतित हो गई थी कि मैं पागलपन की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। वह अक्सर दोहराती रहती थी कि सुनने में आता है कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते थे। इसलिए मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुनकर वह घबरा जाती थी। मेरी बस्ती के बदलू और बलराम 2 ऐसे हरवाहे थे। याद रखिएगा कौन से नाम है ये, बदलू और बलराम। 2 ऐसे हरवाहे थे जो शाम के समय काम से वापस आने पर सीधे मेरे पास आते थे और मुझे हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए कहते थे। मैं तुरंत दर्जनों छोटे छोटे अंग्रेजी के वाक्य उनके सामने जड़ देता, जैसे आई एम गोइंग, यू आर कमिंग तथा ही इज़ रीडिंग आदि आदि। मेरे मुंह से ऐसे वाक्यों को सुनकर लगता था कि मानो दिन भर की हरवाही से प्राप्त उनकी सारी थकान मिट गई है। पागलपन कहीं बढ़ ना जाए, इस चिंता में दादी मुझे से हमेशा कहती रहती, हरदम अंड बंड मत बोलल कर। ये तमाम अटकलों के बीच मेरा यह पागलपन बढ़ता रहा। प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही 6ठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अंग्रेजी भाषा के कारण 6ठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई। वापस गांव में अत्यंत खुशहाली का वातावरण छाने लगा था, क्योंकि आषाढ़ सावन के बीच 2 साल बाद बड़ी घनघोर बारिश हुई और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई। लोग रोपनी के लिए धान की जरई तैयार करने लगे तथा खेतों में लेव लगाते। खेत में चारों तरफ की मेड़ द्वारा पानी को रोककर हल जोतने को लेव लगाना कहते थे, जिसमें मौसम के अनुसार आगामी फसल बोई जाती थी। लेव के बाद खेतों को हेंगा से हेंगाया जाता था। बांस के 3, 6, 7 फीट लंबी काड़ियों को एक साथ पचड़ी ठोककर चौड़ा बना दिया जाता था, जिसे हेंगा या पाटा कहा जाता था। हेंगा को मोटे रस्से में बांधकर जुआठे में नधे बैलों द्वारा खींचा जाता था। हेंगा के ऊपर अक्सर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाता था तथा हरवाहा स्वयं उस पर चढ़कर हेंगाने के लिए बैलों को हाँकने लगता था। पानी भरे जुताई किए गए खेत को समतल बनाने के लिए हेंगा पर बैठे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। देखते ही देखते धान की फसलें लहलहा उठी। 2 साल की अत्यंत तबाही के 2 साल, यहाँ 2 साल होना चाहिए, 2 साल की अत्यंत तबाही के बाद अकाल का दौर समाप्त होते ही बाढ़ के कारण ताल पोखरे, नदी नाले, डबरा डबरी, यहाँ तक कि धान के कियारे तरह तरह की मछलियों से पट गए। मछलियों की बहुतायत इतनी ज़्यादा हुई कि लोग टोकरी में भर भर कर दूर स्थित अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचाने लगे। मछलियों के आगमन ने दलितों की भूखमरी को हवा में उड़ा दिया। आगे आने वाले हर मौसम में इसी का बहार थी। मछलियाँ मारने के सिलसिले में एक वाकया मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ जिसे याद करके मैं आज भी विचलित हो जाता हूँ।
गांव की ताल से जुड़ी पतली नहर में मैं कंटिया लगा रहा था। एक जगह गिरई नामक मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। कौन सी मछली? गिरई मछली। गिरई मछली के छोटे छोटे सैकड़ों बच्चे पानी की सतह पर तैर रहे थे। ऐसे छोटे बच्चों, जिसे जरई कहा जाता था, को माँ मछलियाँ अक्सर अपने साथ चराने के लिए पानी में इधर से उधर चला करती थी। मैंने केचुआ से गुथी कटिया को एक जरइयों के बीच फेंका। शीघ्र ही कटिया का धागा तेजी से खींचा जाने लगा। मैंने कटिया को उछालकर जमीन पर फेंका और मेरे हाथ में आ गई करीब 1 पाव वजन वाली गिरई, जो अपने जरइयों को चरा रही थी। मैंने इस छटपटाती गिरई को जमीन पर पटक कर मार डाला। उधर सैकड़ों जरइयाँ इधर उधर बिखरकर ऐसे दिशाविहीन हो गई जैसे पानी की सतह पर बिछी हुई खाई पर बड़ा सा पत्थर फेंक दिया गया हो। इस मातृविहीन जरइयों को दिशाविहीन देखकर मेरे अंदर एक अति निर्दयी पापी होने की अनुभूति जाग गई। आज भी पानी में तैरती जब भी किसी मछली को देखता हूँ तो मैं अपने को उसी निर्दयी पापी की अवस्था में पाने लगता हूँ। जो भी हो, उस बरसात ने हमारे गांव में आने वाले हर संध्या को अपने पुराने रूप में तब्दील कर दिया था। सूरज डूबते ही झिंगूर और रेउआ की निरंतर जारी रहने वाली चिचियाती धुनों की हजारी मेंढकों की टरटराहट मिलकर किसी को सोने नहीं देती थी। वही गोबड़ौडों का समूह मैले के ढेर को गोलाकार ग्लोब के रूप में देकर ऐसे ठेलते नजर आने लगे थे कि मानो दुखों से भरी इस धरती को लुढ़काकर वे अन्य ग्रह पर ले जा रहे हों। ढिबरी तथा लालटेन जैसी रोशनी के स्रोतों पर पतंगों का हुजूम आत्महत्या के लिए मजबूर होने लगा था। राहत की बात यह थी कि ये सारी गतिविधियां उस भीषण अकाल के समापन की ही घोषणा कर रही थी। सावन आते ही नागपंचमी की आहट पर चूड़ीहारिन गांव घूम घूम कर कजरी विधा में गाने लगती थी। एक दिन छल कैले हो मुरारी, सुनिए बनी के अइले चूड़ीहारी सुनिए ना। ये आपको याद रखना है कि नाग पंचमी पर चूड़ीहारिन गाँव पर कजरी गाती थी। ये कजरी विधा में गाना गाया है। एक दिन छल कैले हो मुरारी, सुनिए बनी के अइले चूड़ीहारी सुनिए ना। यहीं पर आज का वाचन रहने देते हैं। आगे का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बीच में हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।